आज हम आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का एक अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी किया करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन करती थी। उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन नाम के अखबार यहां से निकलते थे। यह कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं थी। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज का प्रमुख मुखपत्र बन गया था। इस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी धड़े के विचारों और चिंताओं और संघर्ष को मंच प्रदान करना था। नेहरू इस अखबार में संपादकीय लिखा करते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी समीक्षा आलोचना करते थे। अंग्रेजी सत्ता को अखबार का ये तेवर चुभने लगा था। आखिरकार 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। ये अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुखर जरिया बन रहा था। इसी बीच 1962 से 63 में करीब 0.3365 एकड़ जमीन दिल्ली मथुरा रोड पर A5 बहादुर शाह जफर मार्ग पर AJL को आवंटित की गई। वही 10 जनवरी 1967 को प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय द्वारा AJL के पक्ष में स्थायी लीज डीड भी बना दी गई। इसमें कहा गया कि बिल्डिंग का कोई और इस्तेमाल किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। 2008 में अखबार का प्रकाशन एक बार फिर से बंद हो गया। वजह बताया गया कि कंपनी वित्तीय घाटे में है और अखबार संचालन के खर्च नहीं उठा पा रही। 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर से 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की यहीं से एंट्री होती है। यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में की गई थी। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास, उनकी मां सोनिया गांधी के पास भी 38% शेयर थे। बाकी 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। कांग्रेस का कहना है कि ये अलाभकारी कंपनी है और इसके शेयर धारकों को और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया गया। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया है। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। दरअसल हुआ क्या था? स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर AJL का अधिग्रहण कर लिया है। स्वामी के आरोपों की माने तो इसका उद्देश्य एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। बता दें कि 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था। तब तक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से करने के लिए दिया गया था, लेकिन अखबार का संचालन संभव नहीं हो पाया और AJL इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं चुका पाया। इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को
कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया था। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि इसके साथ ही यंग इंडिया ने एजेएल की दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई और दूसरे शहरों में मौजूद संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने छल कपट का इस्तेमाल करके लाखों की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिग्रहण किया है। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि एजेएल को अवैध रूप से ऋण दिया गया, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। वही कांग्रेस का पक्ष क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। स्वामी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में स्वामी को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है और ये केस सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से फाइल किया गया है। कांग्रेस का कहना यह भी था कि जब हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एजेएल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने उसे बचा लिया, क्योंकि वह अपनी ऐतिहासिक विरासत में विश्वास करती थी। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी कहना है कि एजेएल के पास अभी भी नेशनल हेराल्ड का मालिक, प्रिंटर और प्रकाशक बना रहेगा और संपत्ति का कोई परिवर्तन या हस्तांतरण नहीं हुआ है। बता दें कि इस बीच 2016 में नेशनल हेराल्ड का डिजिटल वर्जन फिर से लॉन्च कर दिया गया। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड को निशाना बनाकर बीजेपी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का अनादर और अपमान कर रही है। 2014 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ईडी की जांच चलती रही। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में अदालत में समन किया। सितंबर 2015 में ईडी ने फिर से इस केस की जांच शुरू की। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए और अदालत द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई। 2018 में भी इस केस में सुनवाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन सोनिया राहुल समेत अन्य नेताओं को इस मामले में निजी रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी गई। अक्टूबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और इसमें ना तो कोई प्रिंटिंग की जा रही है और ना ही पब्लिशिंग, जबकि इसी उद्देश्य के लिए 1962 में ये जमीन आवंटित की गई थी। फरवरी 2019 में गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। 1 जून 2022 को ईडी ने इस मामले में सोनिया और राहुल को हाजिर होने का नोटिस भेजा। कांग्रेस ने कहा कि ये राजनीतिक बदले की भावना से प्रेषित कार्यवाही है और वे झुकेंगे नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.